दोस्तों डीआर एजुकेशन की इस ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी जो तैयारी है वो आप बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम मुगल साम्राज्य के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया था, यानी सल्तनत काल कैसे शुरू हुई थी, और उसमें मैंने कुछ आपको फैक्टर्स बताए थे। जैसे मध्यकालीन भारत में जब भी हम शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको कौन कौन से फैक्टर्स बताए थे कि सबसे पहले जो अरब है जिसने भारत पर आक्रमण किया वो था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने सबसे पहले सफल आक्रमण किया था भारत पे। ठीक है, उसके बाद महमूद गजनबी आया था इंडिया में, उसने भी काफ़ी बार भारत पर आक्रमण किया, जिसमें से सोमनाथ मंदिर भी एक खतरनाक आक्रमण माना जाता है। इसी तरीके से मोहम्मद गोरी भी आया था, और ये क्या करते थे जनरली, इनका काम यही था कि भारत में आकर के लूटपाट मचानी और अपने धर्म का प्रचार प्रसारण करना, ये इनका काम था। जब मोहम्मद गोरी आया था तो उसके बाद मैंने आपको बताया था इनका काम और भी था कि इंडिया से गुलामों को लेकर के अपने देश में जाना और उसके बाद कुछ गुलाम यहीं पे छोड़ जाना एज ए केयर टेकर, कि हमने जो लूटा पाटा है उसकी देखभाल अब करो। तो ऐसे ही जब मोहम्मद गोरी यहाँ से चला गया था और अपने गुलाम यहाँ पे छोड़ गया था, उसमें सबसे पहले गुलाम वंश की ही स्थापना हुई थी दिल्ली की गद्दी पर। ठीक है, यानी सबसे पहले जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला था वो गुलाम वंश का ही एक शासक था, जिसका नाम मैंने आपको बताया था क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, उसके बाद गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया, तुगलक वंश आया, सैयद वंश आया और लोधी वंश आया। ये मैंने आपको बताए थे, फैक्टर्स भी समझाए थे, सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके एग्जाम के लिए वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई थी। जब हम यहाँ पे लोधी वंश की बात कर रहे थे तो दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल में, ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम जो शासक था वो था इब्राहिम लोधी। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोधी। उसके बाद स्थापना हो जाती है जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, मुगल साम्राज्य की। अब ये शुरुआत कैसे होती है और उनसे हमारे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन पॉइंट्स पे बात करेंगे। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, कितनी भी चाहे हिस्ट्री पढ़ लो कम ही पड़ जाएगी, इतने पॉइंट्स हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन आपको पता है ना कि हमें एग्जाम क्रैक करना है, हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखिए, इब्राहिम लोधी की बात करें तो इब्राहिम लोधी के साथ बाबर युद्ध लड़ता है 1526 ईस्वी में, जिसे नाम दिया जाता है पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 में। अब ये बाबर कहां से आया था, तो बाबर कहां से एकदम से आ गया दिल्ली में, ये भी तो पॉइंट समझना पड़ेगा ना। अच्छा खासा लोधी वंश चल रहा था, एकदम से बाबर आया और गद्दी पर बैठ गया और फिर स्थापना कर दी जो मुगल साम्राज्य है उसकी। ये खुद नहीं आया था, हालांकि जो इब्राहिम लोधी है इसका भाई था दौलत खान लोधी, उसने इसको बुलाया किसको, बाबर को, क्योंकि उस टाइम पे दौलत खान लोधी जो है वो लाहौर की गद्दी पर बैठा हुआ था और उसे बैठना था दिल्ली की गद्दी पे। तो बोलते ना, भाई को भाई देख करके खुश नहीं था उस टाइम पे, तो वही सीन था कि भाई मैं भी दिल्ली की गद्दी पर बैठूंगा। तो उसने क्या किया, उस टाइम पे बाबर के बहुत ज्यादा चर्चे थे, मुगल जो शासक था बाबर, ठीक है, तो वो मतलब मुगल था, उसने मतलब अपने चर्चे इधर उधर बहुत ज्यादा फैलाए हुए थे, यानी चर्चाएं थी कि भाई ये किसी से हारने वाला तो है नहीं। तो दौलत खान लोधी ने बाबर को बुलाया। ठीक है, दौलत खान लोधी जो था उसने क्या किया, बाबर को बुलाया और बाबर को बुला करके इब्राहिम लोधी के साथ में युद्ध करवा दिया, पानीपत का पहला युद्ध जो 1526 ईस्वी में हुआ था। और उस टाइम पे जो इब्राहिम लोधी है उसको मार देता है और फिर गद्दी पर बैठ जाता है खुद, कौन, बाबर ही। हालांकि जो दौलत खान लोधी है वो खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठना चाहता था, लेकिन फिर बाबर ने जब इब्राहिम लोधी के साथ में ये पानीपत का पहला युद्ध किया तो इसने दिल्ली की गद्दी पर राज कर लिया कि मैं अब यहां पे बैठूंगा, अब यहां से नहीं जाऊंगा। तो उसके बाद फिर दौलत खान लोधी क्या बोले, जब मेरे भाई को हरा दिया तो ये मुझे तो और बुरे तरीके से हराएगा। तो हालांकि दौलत खान लोधी ने बाबर को बुलाया था इब्राहिम लोधी को हराने के लिए, और फिर सोचा कि हरा उड़ा करके फिर मैं दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाऊंगा, लेकिन फिर बाबर ने ही दिल्ली की गद्दी को नहीं छोड़ा और खुद यहां पे आकर के मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। तो हम यहां से मुगल साम्राज्य को पढ़ने वाले डिटेल से, डिटेल में इन द सेंस कि आपके एग्जाम के लिए कौन कौन से पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन पे बात करेंगे। मैंने आपको बताया ना कि पॉइंट्स तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, और मैं आपको एक स्टोरी क्रिएट करके धीरे धीरे सारी चीजें समझा दूंगा। देखिए, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की बात करते हैं और जो यहाँ पे मुख्य जो शासक कौन कौन से रहे हैं उनकी बात करेंगे। तो मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक है वो कौन है, मैंने आपको बताया ना कौन है, बाबर।
तो बाबर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पढ़ना। बाबर के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे बाबर है वो हेडिंग डाल लेता हूँ और बाबर के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। बाबर का जो शासनकाल रहा वो रहा 1526 से लेकर के 1530 तक। ठीक है, 1526 ईस्वी से लेकर के 1530 तक इसका शासनकाल रहा, यानी दिल्ली के गद्दे पर यह बैठा और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला मुगल शासक था ये। ठीक है, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला मुगल शासक। ठीक है, सबसे पहला तो पॉइंट यही बन जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो 2021 का पेपर हुआ था ना हाईकोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा का, उसमें यह पूछ लिया था कि जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला नहीं, कि अंतिम मुगल शासक कौन था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो उन पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि जब भी हम मुगल शासकों की बात करते हैं तो उसमें 1526 से लेकर के 1707 तक जो इंपॉर्टेंट शासक रहे हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, औरंगजेब तक। लेकिन उसके बाद जो फिर उत्तरकालीन जो मुगल सम्राट थे उनके बारे में नहीं पढ़ते हैं, मतलब मुगल साम्राज्य के अंदर, क्योंकि उसके बाद आधुनिक काल जो है वो शुरू हो जाता है। आधुनिक काल शुरू हो जाता है जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं फिर उसके बाद 1707 के बाद। तो यानी इससे पहले जो हम पढ़ेंगे तो वो औरंगजेब तक पढ़ेंगे, 1526 से लेके 1707 तक, यानी बाबर से लेके औरंगजेब तक। उनके बीच में जितने भी जो शासक रहे हैं जिन्होंने दिल्ली की गद्दी को संभाला वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम क्या पढ़ रहे थे, बाबर, और इसका शासनकाल रहा 1526 से लेके 1530 तक। अब यहां पे इसका बहुत ही बढ़िया शासनकाल रहा है, मतलब ये जितनी लड़ाइयां लड़ता है वो जीतता है, उसके बाद ही मर जाता है। तो यहां पे 4 लड़ाइयां लड़ता है, ये 4 युद्ध लड़ता है। पहला पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध, और ये मैंने आपको बताया किसके साथ में, इब्राहिम लोदी के साथ में, इब्राहिम लोदी के साथ में। और जीतता कौन है, बाबर। इन चारों युद्ध के अंदर ही बाबर जीतेगा। दूसरा जो युद्ध है वो खानवा का युद्ध होता है। ठीक है, और वो होता है किसके साथ में, राणा सांगा के बीच में, मतलब राणा सांगा के साथ में। और ये जो पानीपत का पहला युद्ध है ये कब हुआ था, 1526 में, मैंने आपको बताया था ना। और ये जो 1527 में जो खानवा का युद्ध होता है वो किसके साथ में होता है, राणा सांगा के साथ में, और इसमें भी बाबर जीतता है। तीसरा जो युद्ध है वो होता है चंदेरी का युद्ध, और ये किसके साथ में होता है, मेदिनी राय के साथ में, 1528 में। उसके बाद चौथा युद्ध जो इसका होता है वो होता है घाघरा का युद्ध। ठीक है, अफगानों की जो सेना है उसके साथ में होता है, और इसमें भी बाबर ही जीतता है। ये होता है 1529 में। और यहां से मैंने आपको क्या बताया, 4 युद्ध बाबर लड़ता है। कौन कौन से, 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, और 1529 में घाघरा का युद्ध। यहां पे लिख दिए किन किन के साथ में होते हैं। और दोस्तों ये चारों के चारों जो युद्ध हैं वो बाबर ही जीतता है। ठीक है, चारों के चारों जो युद्ध हैं वो बाबर ही जीतता है। और ये क्यों जीतता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तोप जो है ना, किन्हीं युद्ध के अंदर जो सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल शुरू किया था वो बाबर ने ही शुरू किया था। बहुत ही गहरे गहरे जो गड्ढे हैं वो खोद करके यहां पे तोप लगा दी ऐसे, और यहां पे बिठा दिए सैनिक। ठीक है, सैनिक बिठा दिए यहां पे। अब सैनिकों के द्वारा जब गोले यहां से उड़ाए जा रहे हैं, उसके बाद यहां से सैनिक तो नहीं दिख रहे, लेकिन जो ऑपोजिट में जिसकी भी सेना है, जिसके भी सैनिक आ रहे हैं, उन पे गोला गिरा, तोप का गोला, और डायरेक्टली वहीं पे खत्म। इस वजह से, इसी स्ट्रेटेजी की वजह से बाबर ने चारों के चारों युद्ध हैं वो जीते, और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और यहां से बाबर का चैप्टर क्लोज। देखो क्या मस्त बात है ना। और यहां से हम याद करने के लिए क्या याद करते हैं कि पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। आप याद रख सकते हो उसको। पानीपत का पहला युद्ध, पानी पिया, खानवा का युद्ध, खाना खाया, चंदेरी का युद्ध, ठीक है, चांद देखा, और घाघरा का युद्ध, घर गया। और उसके बाद में 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी मर गया। मतलब एक
आप पॉइंट से याद भी रख सकते, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। ठीक, 1526 से लेकर के 1530 तक इसकी फाइल क्लोज, चैप्टर क्लोज यहाँ से। उसके बाद इसका जो यानी उत्तराधिकारी था, इसका जो बेटा था वो गद्दी पर बैठेगा, उसका नाम था हुमायूं। हालांकि इसके 4 बेटे थे, लेकिन उसमें सबसे बड़ा था हुमायूं और वो गद्दी पर बैठता है। अब यहाँ से हुमायूं के साथ में बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है और एक्चुअल में इसकी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलफुल होती है। कैसे? इसके 2 यहाँ से मतलब शासन पढ़ेंगे हम यहाँ से। एक तो ये 1530 में जब बाबर मर गया था, उसके बाद 1530 से लेकर के 1540 के बीच में इसका शासन रहता है, पहला जो शासन रहता है वो। उसके बाद में जो फर्स्ट पीरियड है 10 साल तक का, 1530 से लेकर 1540 तक। उसके बाद 1555 से लेकर के 1556 तक ये दूसरा शासन रहा है इसका। लेकिन यहां से 1530 से लेकर के 1555 तक जो 15 साल रही हैं बीच में, ये 15 साल फिर कौन रहा? तो इसमें सूरी जो वंश है, ठीक है, उसका शासन आ जाता है दिल्ली की गद्दी पर। वो कैसे आ जाता है उसकी मैं डिटेल से चर्चा करके यहां पे बताऊंगा। ठीक है, चलो हुमायूं के बारे में हम जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो दिल्ली के पास इसने क्या करा, दीन पनाह नामक एक शहर बसाया। दिल्ली के पास दीन पनाह नामक जो शहर है वो इसने बसाया। इसके बाद यहां पे एक शेर ए मंडल नामक एक पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी का जो निर्माण है वो इसने करवाया। क्या बता रहा हूं मैं यहां पे? दिल्ली के पास इसने दीन पनाह नामक एक शहर है उसका निर्माण करवाया। इसके साथ में शेर ए मंडल एक लाइब्रेरी का मतलब नामक एक पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी का निर्माण भी इसने करवाया। उसके बाद यहां से शुरू हो जाती है इसकी स्ट्रगलफुल लाइफ। 1530 से लेकर 1540 का जो पहला पीरियड रहा है तो उसमें अच्छा खासा सब कुछ बढ़िया दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। इसके फादर के एक्सपायर होने के बाद, यानी जब बाबर मर गया था उसके बाद हुमायूं गद्दी पर बैठ गया था। लेकिन यहां पे 1531 में अगले ही साल देवरा का युद्ध होता है। ठीक है, देवरा का युद्ध। यहां पे कई बुक्स के अंदर डेबरा का युद्ध भी मिल जाता है, तो देवरा का युद्ध या डेबरा का युद्ध होता है। और वो किसके साथ में होता है? शेरशाह सूरी के साथ में। शेरशाह सूरी के साथ में ये युद्ध होता है और यहां पे शेरशाह सूरी है वो हार जाता है और जो हुमायूं है वो जीत जाता है। जो पहला युद्ध मैं आपको बता रहा हूं ना, हुमायूं का पहला युद्ध 1531 में देवरा का युद्ध होता है शेरशाह सूरी के साथ में। शेरशाह सूरी इसमें हार जाता है और जो हुमायूं है वो जीत जाता है। उसके बाद यानी लगभग 8 साल के बाद फिर से आ जाता है 1539 में। कौन? शेरशाह सूरी दोबारा से युद्ध करने, और इनका युद्ध होता है चौसा का युद्ध। ठीक है, चौसा का युद्ध होता है। किसके साथ में होता है? वहीं शेरशाह सूरी के साथ में। और यहां पे शेरशाह सूरी है वो विजय हो जाता है, जीत जाता है। ठीक है, यानी किसी मुगल शासक को हराने वाला सबसे पहला जो शासक था वो था शेरशाह सूरी। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां से। उसके बाद 1540 में फिर से शेरशाह सूरी और हुमायूं का युद्ध होता है जिसे नाम दिया जाता है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज या जिसे बिलग्राम का युद्ध भी बोल देते हैं। ठीक है, कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध होता है 1540 में और उसमें भी शेरशाह सूरी बहुत बुरी तरीके से हरा देता है किसको? हुमायूं को। शेरशाह सूरी फिर से विजय हो जाता है यहां पे और हुमायूं की बहुत ही बुरी हालत होती है यहां पे, मतलब मरता मरता बचता है ये बंदा। कौन? हुमायूं। और उसके बाद में जो सबसे लास्ट में युद्ध होता है हुमायूं का, वो लगभग होता है 15 साल बाद, यानी 15 साल के बाद का मतलब क्या है? 1555 में, जब दोबारा से गद्दी पर बैठेगा। और वो होता है सरहिंद का युद्ध। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये अब शेरशाह सूरी के साथ में नहीं होगा। हालांकि सूरी वंश का ही एक शासक होता है सिकंदर शाह सूरी, लेकिन शेरशाह सूरी मर जाता है 1545 में ही। मतलब 1540 में जब ये कन्नौज बिलग्राम का युद्ध लड़ेगा ना, किसके साथ में? हुमायूं के साथ में, तो शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। उसके बाद ये 1545 में लगभग 5 साल के बाद ये मर जाता है शेरशाह सूरी। हालांकि जब सूरी वंश की तो स्थापना हो गई थी ना दिल्ली में, दिल्ली की गद्दी पर सूरी वंश उस टाइम पे मतलब प्रेजेंट था। मैंने आपको बताया ना कि 1540 से लेकर के 1555 जो 15 साल का जो शासन रहा है वो मुगल्स का नहीं रहा है, उसके बीच में सूर्यवंश आ जाता है। तो सूर्यवंश भी हम पढ़ेंगे।
लेकिन यहाँ पे जब 1545 में शेर शाह सूरी मर जाता है तो लेकिन उसका बेटा सिकंदर शाह सूरी उस टाइम पे दिल्ली की गद्दी पर बैठा रहता है। 1555 में फिर दोबारा से हुमायूं युद्ध लड़ता है किसके साथ में, सिकंदर शाह सूरी के साथ में, सरहिंद का युद्ध। और फिर उसके बाद में वहां पे सिकंदर शाह सूरी को मार देता है और उसके बाद फिर से दोबारा से गद्दी पर बैठता है कौन, हुमायूं। लेकिन अब यहां से मतलब एक क्रिएशन शुरू हो गई, आपको स्टोरी समझनी है जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता जाऊंगा। हुमायूं जब यहां से 1540 की लड़ाई लड़ करके, कन्नौज या बिलग्राम का जो युद्ध है शेर शाह सूरी के साथ में लड़ करके और ईरान भाग जाता है, क्योंकि नौबत यहीं आ जाती है भागने की। और उसके बाद में 1540 जो मैं आपको बता रहा हूं, 1540 में जो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध है उसको लड़ करके जब वो मरते मरते बचता है तो भाग जाता है इंडिया छोड़ करके, ठीक है, दिल्ली छोड़ करके भाग जाता है और जा करके ईरान चला जाता है। उस टाइम पे जो ईरान का खलीफा होता है, ठीक है, जैसे इंडिया में राजा होते हैं ना, तो ऐसे खलीफा जो ईरान का खलीफा है वहां पे जाकर के पनाह लेता है, ये खलीफा के पास में जाकर के पनाह रहता है, यानी वहां पे रुकने के लिए रहता है। लेकिन 1541 में फिर इसका देश निकाला हो जाता है, यानी 1 साल के बाद ही। लेकिन यहां 1540 से 41 1 साल के बीच में इसकी शादी हो जाती है, किसकी, हुमायूं की। और इसकी जो शादी है वो हो जाती है हामिदा बानो बेगम के साथ में, ठीक है, हामिदा बानो बेगम के साथ में। हालांकि ये माना जाता है कि जो ईरान की खलीफा है, ईरान के जो खलीफा थे उस टाइम पे जिसने इसको पनाह दी थी, उसकी ही बेटी मानी जाती है। इसकी भी एक स्टोरी है लेकिन वो आपको नहीं समझनी अभी। तो जो खलीफा है ईरान का, उसकी बेटी के साथ में इसका निकाह हो जाता है, यानी शादी हो जाती है। लेकिन उस टाइम पे जो हुमायूं था वो सुन्नी मुस्लिम था, लेकिन इसने अपना मतलब परिवर्तन करके सुन्नी से शिया में कन्वर्ट होकर के फिर हमीदा बानो बेगम के साथ में शादी करता है। और 1541 में फिर से इनका वहां से देश निकाला हो जाता है। फिर वो भटकते रहते हैं और जाकर के कहां पे पहुंचते हैं, अमरकोट में। स्टोरी बता रहा हूं, याद रखना, ठीक है। अमरकोट पहुंचते हैं भटकते भटकते, और अमरकोट यानी कहां पे पड़ता है, यानी पाकिस्तान। अमरकोट वहां पे पहुंचता है कौन, जो हुमायूं है वो। अमरकोट वहां पे उस टाइम पे कौन राजा था, यानी कौन राज कर रहा था, तो राजा वीर साल के महल में जाकर के, ठीक है, राजा वीर साल के महल में जा करके। और उस टाइम पे जो हमीदा बानो बेगम जो जिसके साथ शादी करी थी, उस टाइम पे वो गर्भवती यानी प्रेग्नेंट होती है। और एक ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, वैसे तो उस टाइम पे जलालुद्दीन मोहम्मद नाम था, ठीक है, लेकिन जो अकबर है वो तो बाद में नाम पड़ा था, अकबर तो बाद में जोड़ा गया था। तो जो हामिदा बानो बेगम का जो बेटा था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, उसका जन्म कहाँ हुआ था, तो वहीं पे हुआ था। कहाँ पे, जब वो 1541 में हुमायूं का देश निकाला कर दिया था, ईरान से भगा दिया था इनको, तो उसके बाद फिर वो अमरकोट पहुंचते हैं। अमरकोट यानी उस टाइम पे राजा होता है राजा वीर साल। वीर साल के महल में जन्म होता है किसका, 1542 में जाकर के जलालुद्दीन मोहम्मद का, जिसको बाद में अकबर के नाम से जाना जाएगा, आगे हम पढ़ेंगे भी उसके बारे में। तो मैंने आपको स्टोरी बताई ना, 1540 में हुमायूं यानी यहां से जब बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हार करके और ईरान भागता है, ईरान के खलीफा वहां पे इसको पनाह देते हैं। और खलीफा की जो बेटी है हमीदा बानो, उसके साथ में इसकी शादी होती है। और हालांकि जो सुन्नी मुस्लिम है उससे चेंज कर लेते हैं अपना शिया मुस्लिम्स के अंदर। और उसके बाद फिर वो 1541 में जब उसको वहां से देश निकाला हो जाता है, यानी वहां से भगा देते हैं, फिर वहां से पहुंचता है, कई मतलब घूम घाम के पहुंचता है अमरकोट, ठीक है। अमरकोट कहां पे पड़ता है, पाकिस्तान में फिलहाल में, लेकिन उस टाइम पे मतलब भारत का ही था हिस्सा वो। और वहां पे राजा होता है राजा वीर साल। उसके महल में जाकर के जो इसकी गर्भवती बेगम होती है यानी पत्नी होती है हामिदा बानो, उसके पेट में उस टाइम पे होता है कौन, जलालुद्दीन मोहम्मद। तो उसका जन्म भी 1542 में होता है, ठीक है। एग्जैक्ट डेट 15 अक्टूबर 1542। उस टाइम पे जन्म होता है किसका, अकबर का, यानी जलालुद्दीन मोहम्मद का। और फिर दोबारा से वो किसके पास पहुंचता है, ये भी एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब ऐसा तो है नहीं, जब वो पहुंच गया अमरकोट, भाई उस टाइम पे तो सिचुएशन देख करके कि भाई इसकी गर्भवती महिला मतलब जो पत्नी है हुमायूं की बेगम, तो राजा वीर साल ने उसको रख लिया यहाँ पे, ठीक है भाई कोई बात नहीं, जब भाग रहे तो यहाँ पे जन्म दिलवा दे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम तो भाई सोल्व करनी ही है। लेकिन उसके बाद में जब भाई ये 1542 में इसका जन्म हो जाता है किसका, जलालुद्दीन मोहम्मद का, तो अब इसकी पत्नी भी होगी, बच्चा भी हो गया। अब वहां पे राजा वीर साल थोड़ा ना इसको रख लेगा। तो फिर ये धीरे धीरे क्या करता है, यानी मैंने आपको बताया भी था ना कि बाबर का सिर्फ एक ही बेटा नहीं था हुमायूं, ये 4 भाई थे। कौन कौन, बाबर के 4 बेटे थे, ठीक है। पहला हुमायूं था सबसे बड़ा, ठीक है, उसके बाद कामरान था, तीसरा अस्करी था,
और फिर चौथा था हिंदाल। ये 4 बेटे थे। अब मैंने आपको बताया ना कि हुमायूं तो उस टाइम पे दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, लेकिन वहां पे शेर शाह सूरी आ जाता है, इसको 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध करके भगा देता है ईरान। लेकिन उस टाइम पे जो कामरान था वो उस टाइम पे लाहौर का मतलब एक तरीके से सूबेदारी निभा रहा था। अस्करी और जो हिंदाल थे वो मेरठ में जो सूबेदारी कर रहे थे, वो तो इंडिया में थे उस टाइम पे, लेकिन हुमायूं बेचारा चक्कर काट रहा था। ठीक, तो जो हुमायूं जब 1542 में मैंने आपको बताया ना कि जलालुद्दीन मोहम्मद जब इसकी जो पत्नी थी हामिदा बानो बेगम, उसके पेट से वो जन्म लेता है राजा वीर साल के महल में, तो फिर दोबारा से भाई अब बेटा भी हो गया, अच्छा खासा बड़ा भी हो गया, 1-2 साल का हो गया होगा। फिर वहां से वो निकल करके और फिर कामरान के पास पहुंचता है लाहौर में। फिर उसके बाद वहां से प्रोग्राम सेट करते हैं ये कि भाई दिल्ली की गद्दी पर तो बैठना है, मैंने सब बर्बाद कर दिया मेरी वजह से, अगर मैं हारा हूं तो उस वजह से सब गड़बड़ हुई है, नहीं अच्छा खासा सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तो वो कामरान को मनाता है, कामरान, अस्करी, हिंदाल इनसे मिल करके वो सारा प्लान बनाता है और दोबारा से 1555 में 15 साल के बाद जाकर के दोबारा से उस टाइम पे जब सूरी वंश का जो शासक था सिकंदर शाह सूरी, मैंने आपको बताया ना शेर शाह सूरी का बेटा, उसके साथ में लड़ाई लड़ता है सर हिंद का युद्ध। ठीक है, सर हिंद का युद्ध कब होता है? 1555 में। अब उसमें सिकंदर शाह सूरी को ये मार देता है और फिर दोबारा से दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। तो दूसरा जो मैंने शासन यहां से बताया था ना 1530 से 1540 तो रहा था। 1540 में इसने कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध किया, शेर शाह सूरी से हार गया, ईरान भाग गया। ठीक है, ईरान भागने के बाद वहां पे शादी करी हमीदा बानो बेगम से, उसके बाद उसका बेटा भी हो गया। ठीक है, दोबारा से अपने भाइयों के साथ मिलकर के इन्होंने प्रोग्राम सेट किया और उसके बाद दोबारा से सूरी जो वंश बैठा हुआ था दिल्ली की गद्दी पे, कौन था उस टाइम पे 1545 में जो शेर शाह सूरी था वो मर गया था, लेकिन उसका बेटा सिकंदर शाह सूरी गद्दी पर बैठा, तो उसको हराया, सर हिंद का युद्ध उसके साथ लड़ा और उसके बाद दोबारा से कहां पे बैठा? दिल्ली की गद्दी पर। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब यहां से 1555 से लेकर के 1556 की स्टोरी कुछ नहीं है, बस 1556 में इसकी डेथ हो जाती है। और कहां पे डेथ होती है वो भी मैं आपको यहां से बताता हूं। यहां पे मैंने बताया था ना शेरे मंडल, जो इसकी पुस्तकालय था यानी लाइब्रेरी बनवाई थी, इसकी सीढ़ियों से गिर करके इसकी मृत्यु हो जाती है। दैट्स इट। अब इसका जो बेटा है उसका शासन शुरू होगा और यही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां से बनता है। अब देखो यहां से 2 पॉइंट आपको समझने हैं। सिकंदर शाह सूरी जो मर गया था सर हिंद के युद्ध के अंदर, तो इसका जो सेनापति था, ठीक है, वो था हेमू, हिंदू शासक था ये हेमू। और यहां से जब हुमायूं मर जाता है 1556 में, तो दिल्ली की गद्दी तो खाली हो गई ना। लेकिन उस टाइम से आप देखो, जब 15 अक्टूबर को मैंने आपको बताया था ना, 15 अक्टूबर 1942 में जलालुद्दीन मोहम्मद का जन्म हो जाता है, जिसको अकबर के नाम से जानते हैं। और 1556 में इसका जब बाप एक्सपायर हो गया, यानी कौन? हुमायूं। तो बीच में जो टाइम पीरियड है नहीं, जो अकबर है वो कितने साल का हो गया? 14 साल का। अब ये 14 साल का तो है, लेकिन दिल्ली की गद्दी पर बैठने तो योग्य नहीं है ना। लेकिन यहां से एक पॉइंट आता है कि हुमायूं का भी एक सेनापति था बैरम खान। जब हुमायूं मर गया था ना, तो उसका जो सेनापति था बैरम खान, उसने सोचा कि भाई दिल्ली की तो गद्दी खाली है, यहां पे तो कोई भी दूसरा अटैक करने आ जाएगा, फिर दिल्ली गद्दी पर कोई दूसरा बैठ जाएगा। तो इसी मुगल शासक को बिठाते हैं, 14 साल के बंदे को गद्दी पर बिठा दिया था। कौन था वो? अकबर। लेकिन अकबर पढ़ने से पहले हम एक पॉइंट और यहां पे पढ़ेंगे जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? देखो मैंने आपको बताया था ना कि 1530 से लेकर के 1540 तक पहला एक टाइम पीरियड रहा, एक टेन्योर रहा किसका? हुमायूं का। उसके बाद हुमायूं तो भाग जाता है ईरान, और मतलब भागता रहता है वो 15 साल तक, वो इधर उधर भटकता रहता है। तो 15 साल तक दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? वो बैठा था सूरी वंश, यानी शेर शाह सूरी। 1545 में हालांकि वो मर जाता है, लेकिन शेर शाह सूरी से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो यहां से मैं लिख रहा हूं 1540 से लेकर के 1555 तक जो चला था शासन किनका? सूरी वंश का, क्योंकि दिल्ली की गद्दी पर तो सूरी वंश था ना उस टाइम पे। तो वो कौन था? शेर शाह सूरी, जिसने कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध लड़ करके और फिर वो गद्दी पर बैठा था दिल्ली की गद्दी पर 1540 में। हालांकि इसका शासनकाल रहा 1540 से 1545 तक। 1545 में खुद के ही सेनापतियों के द्वारा या सेना के द्वारा जो तोप का गोला है उसके थ्रू मर गया था ये। हालांकि शेर शाह सूरी से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। हालांकि इसका जो नाम है, जो रियल नेम है,
जो असली नाम है इसका वो शेरशाह सूरी नहीं था, इसका नाम था फरीद खान। बाद में पढ़ा है नाम इसका तो शेरशाह सूरी। फरीद खान था इसका रियल नेम। इसके पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था हसन खान। और ये सासाराम बिहार में आपने सुना होगा ना नाम, शेरशाह सूरी का मकबरा। तो हसन खान जो सासाराम है बिहार, वहां का जमींदार था। ठीक है। और उस टाइम पे जो सासाराम जगह थी उसका राजा था साहलवानी। ठीक है। और साहलवानी मतलब उसके साथ में ये काम करता था, वहां पे ही जमींदार पना करता था ये। कौन? हसन खान। लेकिन उस टाइम पे इसका जो बेटा था शेरशाह सूरी, जो फरीद खान के नाम से जाना था, तो वो भी इसके साथ में ही रहता था। तो जब ये नाम पड़े ना शेरशाह सूरी, तो पहले इसके नाम भी बदले गए हैं। शेरशाह सूरी का जो पहला नाम था फरीद खान, देखो इसके नाम कैसे बदले, फरीद खान। फिर इसका नाम पड़ा शेर खान, क्योंकि इसने शेर को मार दिया था, तलवार से काट दी थी उसकी मुंडी शेर की। जो साहलवानी बता रहा हूं ना, तो यहां पे जो शेरों से मतलब थोड़ा सा वार्तालाप करते हुए ऐसे खेलते हुए दिखाई देते थे, उस टाइम पे फरीद खान ने ही शेर की मुंडी काट दी थी तलवार से, तो इसका नाम पड़ गया था शेर खान। और उसके बाद यानी एक चीज देखो कि 1539 का पहला युद्ध हुआ था इसके साथ में। शेरशाह सूरी का तो पहला युद्ध था ना, किसके साथ में? हुमायूं के साथ में, जो चौसा का युद्ध हुआ था। तो किसी मुगल शासक को हराने वाला पहला शासक था ये शेरशाह सूरी, यानी उस टाइम पे फरीद खान या शेर खान के नाम से जाना जाता था। तो उस टाइम पे इसका नाम पड़ा था शेरशाह। तो यानी शेरशाह की उपाधि मिली थी इसको। तो 3 नाम बताए यहां से, फरीद खान, शेर खान, शेरशाह सूरी। एक ही नाम है ये, एक ही बंदा है ये। सूरी तो बाद में पड़ा है, हालांकि शेरशाह की तो उपाधि मिली थी इसको, शेरशाह सूरी। सूरी बाद में इसने वंश का नाम रख लिया दिल्ली आकर के। ठीक है। उसके बाद इससे जुड़े हुए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो देखो इसने सबसे पहले जो मुद्रा है वो शुरू करी थी, करेंसी यानी रुपया जो हम बोलते हैं ना रुपया, वो शेरशाह सूरी की ही देन है। पहले काउंटिंग करके दिया जाता था, जो भाई ये 5 ले ले 10 ले ले सिक्के, लेकिन इसने पहली करेंसी जो चलाई रुपया, वो इसने शुरू करी थी शेरशाह सूरी ने। किसमें? कौन सी मेटल के अंदर, यानी कौन सी धातु के अंदर इसने करी थी? पहला जो रुपया छपा था सबसे पहला, यानी जो क्वाइन है, वो किस में छपा था? तो वो चांदी में छपा था। हालांकि चांदी व सोना जो छपे थे, मतलब जो रुपया था वो, लेकिन सबसे पहला जो सिक्का है वो चांदी में ही छपा था। अगर आपसे पूछ ले कि किस मेटल के अंदर, किस धातु के अंदर सबसे पहले रुपया छपा था, जो शेरशाह सूरी ने छापा था, तो चांदी के अंदर था। ठीक है। उसके बाद गोल्ड के भी शुरू हुए। और ये जो पहले चांदी का सिक्का छपा था वो कितने, उसका वेट कितना था? तो उस टाइम पे बोला जाता है 178 ग्रेन। अब ये ग्रेन चल रहा था उस टाइम पे। ग्रेन मतलब ग्रेन और ग्राम दोनों अलग अलग हैं। ग्रेन और ग्राम में क्या अंतर है? एक जो ग्रेन है वो बराबर होता है 0.6 ग्राम के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो पहला जो चांदी का सिक्का छपा था वो 178 ग्रेन का था। ठीक, चलिए शेरशाह सूरी से जुड़े जुड़े पॉइंट और कौन से याद रखने हैं? तो शेरशाह सूरी से और जुड़े पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसने ही किला एक वहाने के निर्माण करा था। किला एक वहाना, जिसको बाद में अंग्रेजों ने नाम दिया पुराना किला के नाम से। ठीक है, ओल्ड फोर्ट नाम दे दिया था इसको। तो किला एक वहाना का निर्माण करवाया इसने। किसने? शेरशाह सूरी ने, दिल्ली में। ठीक है। इसके अलावा सड़क ए आजम, जिसको आज जीटी रोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाद में अंग्रेजों ने ही इसको जीटी रोड नाम दिया था। सड़क ए आजम कहां से कहां तक बनवाया था? तो बांग्लादेश के सोनार गांव से, बांग्लादेश के सोनार गांव से और पुरुषपुर, जो आज पेशावर बोलते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान। ठीक है, वहां तक इसने जीटी रोड यानी सड़क ए आजम का निर्माण करवाया। जीटी रोड तो बाद में अंग्रेजों ने बोला ना, जीटी का फुल फॉर्म ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है, ये इसने बनवाया। किसने? शेरशाह सूरी ने। ठीक, और 1545 में इसकी मृत्यु हो गई थी, ये आपको याद रखना है यहां से। और इसी के ही सेना के द्वारा जो गोला है वो इसके ऊपर आकर के गिर गया था और फिर बाद में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। बाद में 1545 के बाद में इसका जो उत्तराधिकारी था, इसका जो बेटा था सिकंदर शाह सूरी, वो गद्दी पर बैठा। और 1555 में युद्ध हुआ था, मैंने आपको बताया ना। कौन सा युद्ध हुआ था? सरहिंद का युद्ध। हुमायूं के साथ में जो प्लानिंग करके आया था
हुमायूं, कामरान, अस्करीन, हिंदाल, ये सारे भाई मिल करके। लेकिन वो युद्ध हुआ था किस किस के बीच में? माना जाता है कि सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध होता है 1555 में, और फिर दोबारा से 1556 में हुमायूं गद्दी पर आकर के बैठ जाता है। ये पूरी स्टोरी थी यहां से, ठीक है। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो इसका मकबरा है सासाराम, बिहार में, सासाराम में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अकबर की। हुमायूं का बेटा था उस टाइम पे 14 साल का, मैंने आपको बताया ना कि 15 अक्टूबर 1542 में जन्म होता है जलालुद्दीन मोहम्मद, उस टाइम पे उसी नाम से जाना जाता था, जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से। और 1556 में हुमायूं की डेथ हो जाती है। तो उस टाइम पे दिल्ली की गद्दी तो खाली हो गई ना। तो मैंने आपको बताया ना, जो हुमायूं का सेनापति था जिसका नाम था बैरम खान, वो उस टाइम पे सोचा कि भाई दिल्ली की गद्दी को खाली तो नहीं रख सकते। अगर दिल्ली की गद्दी को खाली छोड़ दिया तो उस टाइम पे यहाँ पे मतलब कोई भी आकर के युद्ध लड़ करके मतलब कोई भी आक्रमण कर देगा और गद्दी पे बैठ जाएगा। तो बैरम खान ने सोचा कि भाई अब ये 14 साल का हुआ है जलालुद्दीन मोहम्मद, इसको ही गद्दी पे बैठा देते हैं। तो अकबर उस टाइम पे 14 वर्ष की उम्र में ही गद्दी पर बैठ गया था, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला। कौन सा शासक था वो? अकबर, यानी जलालुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद। अब ये जब गद्दी पर बैठा तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था ना, पीछे देखो मैंने आपको बताया हुआ है, सिकंदर शाह सूरी का सेनापति था जो हिंदू शासक था, हेमू। उसने क्या किया कि दिल्ली पर दोबारा से आक्रमण बोल दिया, और यहां से पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। पानीपत का दूसरा युद्ध जो जनरली बोला जाता है अकबर और हेमू के बीच में हुआ, लेकिन अकबर और हेमू के बीच में नहीं हुआ था, वो हुआ था, हालांकि उस टाइम पे तो 14 साल का था ये अकबर। तो जो इसका सेनापति था, इसका संरक्षक था बैरम खान, तो मतलब उसके नेतृत्व में ही पूरा युद्ध लड़ा गया था। हालांकि बोल देते हैं अकबर व हेमू के बीच में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध, लेकिन मेन जो सेनापति था वो था बैरम खान, इसने ही लड़ाइयां लड़ी थी वो, ठीक है। तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ अकबर और हेमू के बीच में 1556 में। उसके बाद फिर अकबर की ही जीत होती है, यानी इनडायरेक्टली बैरम खान ही जीतता है, ठीक है। तो उस टाइम पे अकबर जीत जाता है और अकबर का फिर शासनकाल है वो शुरू हो जाता है। और यहां से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो इसने सबसे पहले दास प्रथा का अंत किया, ठीक है। दास प्रथा का अंत करने वाला पहला मुगल शासक था ये। कब किया? 1562 में, कि भाई ये दास जो प्रथा है यानी गुलाम बना करके ले जाते हैं वो सिस्टम बंद करो। उसके बाद तीर्थ यात्रा जो कर है, टैक्स है, वो समाप्त किया इसने 1563 में। जो जजिया कर है, ठीक है, जजिया जो कर है, जजिया जयकात, ये फिरोज शाह तुगलक ने लगाए थे ना कर, तो उनको खत्म कर दिया इसने। जजिया कर है उसको समाप्त किया 1564 में, ठीक है। फतेहपुर जो सीकरी है, फतेहपुर सीकरी, उसको राजधानी बनाया और उसका निर्माण भी करवाया, ठीक है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया इसने और इसको राजधानी बनाया 1571 में। किसको? फतेहपुर सीकरी को। फतेहपुर सीकरी के अंदर इसने बुलंद दरवाजा भी बनवाया, ठीक है। ये भी पॉइंट आप यहां से याद रखेंगे। उसके बाद यहां से आप याद रखेंगे अकबर ने ही इबादत खाना बनवाया, इबादत खाने का निर्माण करवाया इसने 1575 में। अब ये क्या था कि भाई जो भी अपने धर्म से जुड़ी हुई बातें हैं वो यहां से आप बैठ करके कर सकते हो। इबादत खाना एक ऐसा है, वहां पे आप बैठ करके और अपनी मतलब एक तरीके से अल्लाह की इबादत कर सकते हो। वहां पे बैठ के भगवान का नाम जो भी है वो ले सकते हो, धर्म का जो भी काम है वो यहां पे आप कर सकते हो इबादत खाने में। लेकिन बाद में इसने क्या किया, इबादत खाने में सभी धर्मों को अलाउ कर दिया कि कोई भी यहां पे आए, हिंदू हो मुस्लिम हो, ठीक है, वो यहां पे आकर के भगवान का नाम ले सकता है, यहां पे उस पर डिस्कशन कर सकता है। और ये अनुमति कब दी? 1582 में। लेकिन फिर बाद में ना तो हिंदू गया ना मुस्लिम गया यहां पे। और यहां पे इबादत खाने में, ठीक है, इबादत खाने में यानी एक तरीके से जो बाद में इसने दिन ए इलाही शुरुआत करी थी, दिन ए इलाही धर्म बनाया था इसने,
कि एक तरीके से सभी धर्मों को जो मानने वाला इंसान है, ठीक है, वो इसने शुरुआत करी थी, दिन ए इलाही की शुरुआत करी इसने, ठीक है, दिन ए इलाही को शुरू करा, की शुरुआत करी, यानी जो सभी भगवानों को मानेगा ना तो वो दिन इलाही बन गया समझो। और मतलब मोस्टली उस टाइम पे मुस्लिम्स अगेंस्ट हो गए थे, इस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन जो सबसे पहला हिंदू शासक था जिसने दिल ए इलाही अपनाया वो था बीरबल। महेश दास के नाम से आप जानते भी होंगे, इसका नाम ही महेश दास था। तो उसने दिन ए इलाही को सबसे पहले अपनाया, जो सभी धर्मों को मानने वाला एडजेक्ट होता है, दिन ए इलाही, तो वो उसने शुरुआत करी। इबादत खाने की शुरुआत किसने करी? अकबर ने। दिन ए इलाही की शुरुआत किसने करी? अकबर ने, ठीक है। इबादत खाने के अंदर सभी धर्मों को अलाउ कर दिया 1582 में, किसने? अकबर ने, ठीक है। मतलब कुछ जोड़ने की बात करी थी अकबर ने, इसी वजह से तो अकबर नाम बोला गया, मतलब कुछ ठीक ठाक करते जा रहा था, ठीक है। अकबर के दरबार में जो संगीतकार था वो कौन था? ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया, तानसेन। इसका नाम भी बोल दिया जाता, रामतनु पांडे इसका नाम था रियल, तानसेन, ठीक है। वो संगीतकार था यहां पे, और जो 9 रत्नों के अंदर भी इसको हम पढ़ेंगे। इसके अलावा दीवान ए आम और दीवान ए खास, इनका निर्माण करवाया इसने, अकबर ने। ये क्या थे भाई? दीवान ए आम मतलब कोई भी आम आदमी आ करके अकबर से मिल सकता है, यानी प्रजा में से कोई भी आम आदमी वो उठ करके कुछ भी सवाल जवाब जो भी है वो कर सकता है, अकबर से मिल सकता है, बातचीत कर सकता है, कोई प्रॉब्लम शेयर कर सकता है। दीवाने खास, कोई भी खास व्यक्ति जो थे, यानी जैसे अकबर के 9 रत्न थे, वो 9 रत्न आकर के अकबर से मिलते थे तो दीवाने खास में मिलते थे। एक मतलब ऐसी स्पेस, ऐसी जगह बना दी जहां पे बैठ करके बातें कर सके, जो भी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन कर सके। तो दीवाने आम किसी भी आम व्यक्ति के लिए और दीवाने खास किसी खास व्यक्ति के लिए, इनका निर्माण अकबर ने करवाया, ठीक है। इसके अलावा एक आता है तुलादान प्रणाली, या तुलादान जो सिस्टम है वो इसने शुरू करा, अकबर ने ही। ये क्या था कि भाई जो तुला होती है ना, तुला का मतलब क्या है? जो वेटिंग मशीन होती है, तुला आप समझते होंगे ना, तोलने की जो मशीन होती है। हालांकि मशीन तो नहीं थी उस टाइम पे, पलड़े थे, तो एक पलड़े में तो अकबर बैठ जाता, ठीक है, और एक पलड़ा खाली रहता, और उसको तुलवाता अपने आप को किससे? या तो सोने से, चांदी से, या किसी भी सामान ऐसे से खुद का वेट करवाता, और फिर बाद में जाकर के प्रजा में बांट देता था। तो इस तरीके से तुलादान जो प्रणाली है उसकी शुरुआत भी अकबर ने ही करी थी, ये आप यहां से याद रखेंगे, ठीक है। बाद में जो औरंगजेब आया था उसने इसको खत्म भी कर दिया था, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। चलिए अब पढ़ते हैं अकबर के 9 रत्नों के बारे में। अकबर के 9 रत्न जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में पता नहीं कितनी बार तो पूछे जा चुके हैं पीछे जो भी एग्जाम हुए हैं। तो अकबर के 9 रत्नों के बारे में आपको इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इनमें से कोई भी एक। अकबर के 9 रत्नों में सबसे पहले नाम आता है बीरबल का, जो एडवाइजर था, ठीक है, इसका सलाहकार था, ये सलाहकार मान सकते हैं। और इसका नाम था असली महेश दास, दिन-ए इलाही धर्म को अपनाने वाला बंदा था ये, सबसे पहला हिंदू। उसके बाद दूसरा नाम आता है यहां से निकल करके तानसेन, मैंने आपको बताया था 9 रत्नों में पढ़ेंगे। तानसेन जिसका रियल नेम जो था वो राम तनु पांडे था, और ये था संगीतकार, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो आता है वो आता है टोडरमल। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी का तो फेवरेट है टोडरमल। ये था वित्त विभाग को संभालने वाला, फाइनेंस जो मिनिस्ट्री है उसको संभाल रहा था ये एक तरीके से उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है, वो आता है मानसिंह, ठीक है। मानसिंह इसका चीफ कमांडर था, ठीक है, चीफ कमांडर था, ठीक। उसके बाद 5वें नंबर पे आता है अब्दुल रहीम खाने खाना, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो बताता हूं मैं आपको। अब्दुल रहीम खान ए खाना, मैंने आपको बताया था ना कि हुमायूं का सेनापति था बैरम खान, ठीक है, उसका बेटा था ये अब्दुल रहीम खान ए खाना। जब पानीपत का दूसरा युद्ध मैंने आपको बताया था 1556 में हुआ था, उस टाइम पे अकबर तो 14 साल का था, लेकिन मेनली तो वो लड़ा गया था किसके बेस पे?
बैरम खान ने ही हेमू के साथ लड़ा था। लेकिन इसके जो बेटे को एक पोस्ट दी, अपने 9 रत्नों में जगह दी, अब्दुल रहीम खान खाना। और इसने बाद में देखो बाबरनामा, आपने नाम सुना होगा बाबरनामा, जो बाबर की ऑटोबायोग्राफी थी, उसको बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था। जो अब्दुल रहीम खाना है उसने उस बाबरनामे को, यानी जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी, उसको फारसी में चेंज भी किया था। फारसी में चेंज किया था किसने? अब्दुल रहीम खाना ने। ठीक है, बाबरनामा जो थी, जो बाबर की ऑटोबायोग्राफी थी यानी आत्मकथा थी, उसको तुर्की लैंग्वेज से फारसी में चेंज किया और उसका नाम लिख दिया। मतलब उस टाइम पे जब फारसी में चेंज किया तो उसका नाम लिखा तुजुक ए बाबरी। ठीक, ये भी याद रखेंगे अगर याद रखना चाहें तो वो था अब्दुल रहीम खाना। उसके बाद छठे और 7वें नंबर को आपको याद रखना है अबुल फजल और इसके अलावा फैजी। ये एक तरीके से कवि थे और इन्होंने क्या करा, एक तो अकबरनामा, ठीक है, अकबरनामा, और एक आईने अकबरी। इसमें अकबर के बारे में लिखा गया है। अकबर तो मतलब अनपढ़ था, उसने तो पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो अबुल फजल और फैजी ने अकबरनामा और आईने अकबरी को लिखा था। ठीक है, ये बायोग्राफी थी, एक तरीके से जीवनी थी किसकी? अकबर की। ठीक है, 8वें नंबर पे आप याद रखेंगे भगवान दास। ये भी कवि था, 9 रत्नों में ही। और 9वें नंबर पे आप याद रखेंगे मुल्ले दो प्याजा। ये कुक था, ठीक है, खाने बनाने वाला था। ये 9 रत्नों में शामिल किया था अकबर ने। अपने 9 रत्न बनाए थे ना, उनमें मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब आते हैं कि अकबर ने क्या क्या बनवाया, या अकबर के नाम से रिलेटेड आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। अकबर ने आगरे का किले का निर्माण करवाया। आगरा का जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी, मैंने आपको बताया था ना, फतेहपुर सीकरी, उसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। इसके अलावा इलाहाबाद का जो फोर्ट है, किला है, वो किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। इसके अलावा बुलंद दरवाजे का निर्माण कहां पे करवाया? यहां पे ही तो करवाया था, फतेहपुर सीकरी में। तो फतेहपुर सीकरी के अंदर ही बुलंद दरवाजे का निर्माण भी इसने करवाया। जोधाबाई का जो महल है, जोधाबाई का जो महल है वो इसने बनवाया। इसके अलावा इबादत खाने का भी निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। ठीक है, वो जो मैंने पीछे बताया भी शायद आपको। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको अकबर से रिलेटेड याद रखने हैं। 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक अकबर का शासन रहा। उसके बाद अब शासन आएगा जहांगीर का, यानी इसका जो बेटा था जिसने जन्म लिया था जोधाबाई के पेट से। जोधाबाई जो इसकी मतलब राजपूताना खानदान से बिलोंग करती है ना, जोधाबाई जिसने शादी करी थी इसके साथ में। ठीक है, तो उसके पेट से जन्म लेने वाला जो बच्चा था वो था सलीम, जिसका बाद में नाम पड़ा जहांगीर। बचपन में इसका नाम था सलीम, बचपन का नाम सलीम था। ठीक है, इससे जो रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने। इसका जो शासन रहा वो 1605 से लेकर के और 1627 ईस्वी तक रहा। सलीम से जुड़े हुए यानी जहांगीर से जुड़े हुए कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं? इसका जो बेटा था, हालांकि इसके 4-5 बेटे थे, लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे खुसरो, जिसकी हेल्प करी थी गुरु अर्जन देव जी ने, जो सिखों के 5वें गुरु थे। तो जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी को मरवा दिया था। ठीक है, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी ने खुसरो की मदद करी थी, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था जहांगीर, खुसरो सही डायरेक्शन में जा रहा था। तो अपने बेटे की हेल्प करने की वजह से, कि गुरु अर्जन देव जी ने इसकी हेल्प करी खुसरो की, तो इस वजह से गुरु अर्जन देव जी को मरवा भी दिया था। और ये 5th गुरु थे सिखों के, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद जहांगीर का जो बेटा है वो गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम है शाहजहां। ठीक है, वो भी आप पढ़ लेना यहां से, शाहजहां। इससे जुड़े हुए पॉइंट्स याद रखेंगे बस सिर्फ, कि शाहजहां से जुड़े हुए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, 1627 से लेकर के 1657 तक इसका शासन रहा। शाहजहां से जुड़े पॉइंट्स क्या हैं? एक तो ताजमहल का निर्माण इसने करवाया आगरा में। ठीक है, और यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ताजमहल जो बनवाया था उसके उस्ताद कौन थे, आर्किटेक्ट कौन थे? तो ये याद रखेंगे, उस्ताद अहमद लाहौरी। लाहौरी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा
जो शाहजहां था उसने क्या क्या निर्माण करवाया था? तख्त ताउस का निर्माण करवाया था। इसके अलावा नगीना मस्जिद बनवाया इसने, ठीक है। इसके अलावा ताजमहल तो बता ही दिया मैंने आपको, लाल किला बनवाया इसने, जामा मस्जिद इसने बनवाई दिल्ली के अंदर, ठीक है। इसके अलावा मोती मस्जिद बनवाई, ठीक है। तो ये जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था तो इसने ये सारे काम करवाए, ठीक है। शाहजहां से जुड़े हुए ये पॉइंट आप यहां से याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका जो बेटा है शाहजहां का, यानी औरंगजेब, वो गद्दी पर बैठता है, ठीक। और हालांकि औरंगजेब भी गद्दी पर नहीं बैठता शुरू में आकर के, इसका जो बड़ा भाई होता है वो गद्दी पर बैठता है, दारा सिको उसका नाम होता है। लेकिन दारा सिको के साथ में इसने लड़ाइयां लड़ी, देवराई का युद्ध लड़ा 1659 में, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये महान था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भाई ट्रेंड में रहेगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ना, तो औरंगजेब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका जो शासन रहा वो 1658 से लेकर के 1707 तक रहा। इसने 2 बार मतलब अपना राज्याभिषेक करवाया था, एक तो 1658 में, उसके बाद अपने भाई को हराया 1659 में, ठीक है। देवराई का युद्ध हुआ था, पढ़ेंगे कभी बुक में देवराई का युद्ध, तो उसमें अपने भाई से जीतने के बाद भी फिर वो दोबारा से अपना राज्याभिषेक करवाता है। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया औरंगजेब 1658 से लेकर के 1707 तक। हालांकि ये अंतिम मुगल शासक नहीं था, उसके बाद आधुनिक काल में हम पढ़ते हैं, मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसमें पढ़ेंगे जो मुगल्स रहे हैं। औरंगजेब से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। जिंदा पीर के नाम से इसको जाना जाता है, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब को। देवराय का युद्ध किया इसने 1659 ईस्वी में। इसके अलावा जो सिखों के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी, उसको मरवा दिया था इसने, औरंगजेब ने, ठीक है। 9th गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, उनको मरवा दिया था इसने। इसके अलावा इसने नवरोज जो त्योहार थे, नवरोज जो त्योहार थे जिसकी शुरुआत करी थी बलबन ने, उसको खत्म कर दिया इसने, ठीक है। तुलादान जो प्रणाली थी उसको खत्म कर दिया इसने, ठीक है। मतलब ऐसी ऐसी चीजें इसने खत्म कर दी, मतलब पता नहीं, इसलिए ही इसको जिंदा पीर माना जाता था। अपने आप चलता फिरता अपने आप को इस्लाम का वो बोलता था, मैं ही हूं सब कुछ जो हूं वो, डायरेक्ट मेरा भगवान से कनेक्शन है, अल्लाह से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। औरंगजेब ऐसा अपने आप को मानता था, इसलिए इसको जिंदा पीर बोलते थे, ठीक है। अब इसने कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनवाई, कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। इसने बीबी का मकबरा बनवाया, ठीक है। बीबी का मकबरा बनाया था कहां पे? औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहां है? महाराष्ट्र में। ये थोड़ा सा क्या है कि एज इट इज है ताजमहल जैसा। शाहजहां ने जो ताजमहल बनवाया था तो उसी टाइप का है, हालांकि उसमें सफेद जो पत्थर है वो लगा हुआ है, इसमें थोड़ा सा ग्रे और ब्लैक मिक्स लगा हुआ है, तो इसको 2 कॉपी बोलते हैं, डुप्लीकेट ताजमहल भी बोलते हैं बीबी के मकबरे को, ठीक है। इसके अलावा मोती मस्जिद का निर्माण इसने करवाया, यहीं पे है औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में, ठीक है। और इसने जजिया कर को दोबारा शुरू कर दिया था, जो जजिया कर है ना, दोबारा से शुरू कर दिया। अकबर ने खत्म करा, इसने दोबारा से शुरू कर दिया। जजिया जो कर है, टैक्स जो है, वो दोबारा इसने लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये चीजें आप यहां से औरंगजेब से याद रखेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री में, यानी जो मुगल शासक रहे हैं उनकी, वो मैं आपको यहां से बता देता हूं। देखो अब आपको कौन कौन सी चीज याद रखनी है। मैंने आपको बताया ना कि 1526 ईस्वी से लेकर के 1526 से लेकर 1707 तक ये कुछ इंपॉर्टेंट जो शासक रहे हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, वो तो पढ़ते ही हैं, लेकिन उसके बाद में कुछ चीजें आपको याद रखनी है। आपके एग्जाम में उनसे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। अगर पहले ऐसे मुगल शासक की बात करें जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा, वो था बाबर 1526 में, ठीक है। लेकिन 1707 तक जो राज रहा था वो किसका रहा? औरंगजेब का, ठीक है ना। मैंने आपको अभी बताया था ना, 1658 से लेकर के 1707 तक, ये चीजें मैंने आपको बताई थी अभी पीछे, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। 1658 में बैठ गया था औरंगजेब गद्दी पे, 1707 तक रहा था। 1707 के बाद में जो अंतिम मुगल शासक रहा वो कब तक रहा? तो 1857 की जो क्रांति होती है ना, तब तक। वो कौन था? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय बोल देते हैं, क्योंकि जस्ट 1707 में जो उत्तरकालीन मुगल सम्राट रहा, यानी आधुनिक काल में जब हम पढ़ते हैं, जो आधुनिक भारत था उसके अंदर जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें 1707 में बहादुर शाह आया था।
बहादुर शाह, ठीक है। उसके बाद जहांदार शाह आया, फर्रुखशियर आया, मोहम्मद शाह आया, अहमद शाह आया, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय। उसके बाद 1857 तक, यानी 1837 से लेकर के 1857 तक जो अंतिम मुगल शासक रहा, यानी अंतिम उत्तरकालीन मुगल सम्राट रहा, वो रहा बहादुर शाह सेकंड। ये सेकंड था, या इसको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं, या फिर बहादुर शाह सेकंड के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। लेकिन ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। हालांकि जब भी मुगल साम्राज्य की बात करते हैं तो मुगल साम्राज्य 1526 से लेकर के और 1857 तक चलता है, 1857 तक, जब बहादुर शाह द्वितीय रहता है। तो आपसे पूछ ले, पहला ऐसा मुगल शासक जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा 1526, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर। यहां से पॉइंट क्लोज। तो आज की जो हमारी फाइल है वो यहीं पे समाप्त होती है। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो सारे मैंने आपको यहां से बता दिए हैं। कोई पॉइंट्स रह गए होंगे वो मैं फटाफट से क्विज के अंदर, जीके क्विज के अंदर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।